Hello student. Today we explain next lecture of class 12 biology genetics principle of inheritance. लास्ट लेक्चर बेटा हमने कंप्लीट किया था बट वहाँ पे अप्रॉक्स 30 आफ्टर 30 मिनट्स आवाज़ शायद साउंड प्रॉपर नहीं था वहाँ पे, तो मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ वहाँ से। प्लीज़ डोंट माइंड, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, बट मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, वहाँ से कवर अप कर लीजिएगा। ठीक, क्लास 12 जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं तो प्लीज़ आप रिप्लाई ज़रूर करिएगा आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया जो प्रीवियस था, क्योंकि मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ बेटा, तभी ज़्यादा अच्छे से वो और अच्छे से बन पाएगा जब आपका रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। लॉ ऑफ कोडोमिनेंस हो बेटा, आई थिंक यहीं से आपका ड्रॉप हो गया था, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। तो कोडोमिनेंस, को मीन्स होता है साथ साथ, डोमिनेंस मतलब डोमिनेंट आपको बताया था, जो कैरेक्टर हमको दिखाई देगा उसे हम डोमिनेंट बोलते हैं, और जो नहीं दिखाई देता उसे हम रेसेसिव बोलते हैं। रेसेसिव को हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं, डोमिनेंट को हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। क्लियर, ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया था। अच्छा, इसमें जो आपको एग्जाम्पल मिलेगा, एग्जाम्पल होगा बॉडी कलर ऑफ कैटल, बॉडी कलर ऑफ कैटल। दूसरा एग्जाम्पल होगा मल्टीपल एलिनिज्म का, जिसमें आपको मिलेगा एबीओ ब्लड ग्रुप, ये पढ़ने को मिलेगा आपको। सिकल सेल एनीमिया भी इंक्लूड किया गया है इसमें, बट आप दो एग्जांपल पढ़िए जो आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एबीओ ब्लड ग्रुप। क्लियर, तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे अभी। पहले आप एक्सप्लेनेशन लिखिए लॉ ऑफ कोडोमिनेंस का। चलिए स्टार्ट करिए, लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, if the cross occur in between, if the cross occur in between two pure breeding individual, two pure breeding individual having one pair of contrasting character, having one pair of contrasting character, having one pair of contrasting character, then in F1 generation, then in F1 generation both the parental character, both the parental character expressed itself, expressed itself equally, equally, and in F2 generation, and in F2 generation genotypic and phenotypic ratio are same, genotypic and phenotypic ratio are same। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ सेम आ जाएगी, जीनोटाइप और फेनोटाइप। ये हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, एक्सेप्शनल केस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब जो फर्स्ट लॉ का एक्सेप्शनल केस हम पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं। बॉडी कलर ऑफ कैटल को भी आप कुछ कुछ छोड़ दीजिए, आप मल्टीपल एलिनिज्म पे फोकस करते हैं। जरा एग्जाम्पल समझिएगा मल्टीपल एलिनिज्म का, देखिएगा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, allele from parent A, allele from parent B, genotype and blood group। ये 4 कॉलम आपको बनाने हैं बेटा, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए, अगर मान लीजिए ये हमको 4 कॉलम फिल करने हैं,
हम एबीओ ब्लड ग्रुप जब पढ़ रहे हैं तो आपको पता है, मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बता दूं। एबीओ ब्लड ग्रुप discovered by Carl Landsteiner and AB blood group discovered by D. Castillo। ठीक है बेटा, तो एबीओ ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने किया था एंड एबी ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी, ये दोनों साइंटिस्ट के नाम आपके सामने हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है आगे, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा बेटा। आपका जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, ये अभी मैं एक्सप्लेनेशन लिखाऊंगा, अभी आप कुछ नोट मत करिएगा। इसमें एक कंट्रोलिंग जीन होता है, वो जीन जो है वो होता है IA, IB और IO। ये तीन होते हैं जिसमें अगर IA IO के साथ आ जाए या IB IO के साथ आ जाए तो ये A वाला होता है, इस पे डोमिनेट हो जाता है, B वाला B इस पे डोमिनेट हो जाता है, जिससे ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा A और कैसा हो जाएगा B। अगर ऐसे कोई केस आया कि IA फादर से मिला IO मदर से, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा A, बिकॉज IA डोमिनेट हो जाता है इस पे IO पे, IB IO पे डोमिनेट हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा केस आया कि फादर से IA मिला और मदर से IB, तो ये दोनों एक दूसरे पे डोमिनेंट नहीं होते और तब ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा बेटा AB। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि IA एंड IB बोथ आर डोमिनेंट ओवर IO, बट IA एंड IB डू नॉट डोमिनेट ओवर ईच अदर। ये कभी भी एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं होंगे, तो दोनों अपना फंक्शन शो करेंगे, दोनों को डोमिनेंस शो करेंगे, डोमिनेंसी शो करेंगे, जिस वजह से बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा AB। चलिए इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट करते हैं। अभी इसको आप मत बनाइएगा, मैं आपको स्टेटमेंट दिखा दूँ तब आप कंप्लीट करिएगा। मान लीजिए फादर से आपको मिला IA, मदर से मिला IA, फादर से मिला IA, मदर से भी IA, फादर से IB, यहाँ IO, IB, यहाँ फिर IB, मे भी यहाँ IA और यहाँ IB, यहाँ IO और यहाँ IO। क्लियर? अब ये फ्लो चार्ट हमको कंप्लीट करना है। जब इसका हम जीनोटाइप बनाएंगे, आपको पता है IA और IO दोनों मिलेंगे तो ये बनेगा IA और IO, IA इसको करोगे तो IB बनेगा और IO बनेगा। यहाँ बनाओगे तो IB बनेगा। यहाँ पे जब आप ड्रॉप करोगे तो IA और IB बनेगा बेटा। यहाँ पे आपका जो बनेगा वो IO और IO बनेगा। क्लियर? ये बनेगा। अब जब इसको देखोगे तो AO पे डोमिनेंट हो जाएगा, ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा A पे दोनों सेम है तो ब्लड ग्रुप A ही रहेगा। BO पे डोमिनेंट तो ब्लड ग्रुप B बन जाएगा, B पे सिमिलर है तो B ही रहेगा। A और B एक दूसरे पे डोमिनेंट नहीं होते तो ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा बेटा AB। अच्छा, O और O ना तो यहाँ A है ना B है तो ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा O। तो नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने आए 1 2 3 4 5 6। अगर आपसे पूछेगा कि एबीओ ब्लड ग्रुप में नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने होते हैं 6 होते हैं। क्लियर? और ब्लड ग्रुप फिनोटाइप कितने होते हैं 4 होते हैं। 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप दिख रहे हैं A1 B2 AB 3 और O 4। तो ये 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप। अब यहाँ पे जीनोटाइप कैसे निकाला गया, उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है जरा आपको देखिएगा। जीनोटाइप इज इक्वल टू n into n plus 2 डिवाइडेड बाई n plus 1 डिवाइडेड बाई 2। आपने कितने जीन ले रखे थे 3, IA IB और IO। ये 3 जीन आपने लिया था तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 plus 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 plus 1 4, 4 3 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 जीनोटाइप। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जीनोटाइप कैसे फॉर्म किया गया तो हम ऐसे बता सकते हैं, अदरवाइज हम
फ्लो चार्ट प्रिपेयर करके हमको बनाना पड़ेगा। ठीक बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रिप्लाई जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको समझ में आया नहीं आया। अगर नहीं आया तो फिर भी बताइएगा कि हाँ प्रॉब्लम कहाँ है। क्लियर? चलिए स्टेटमेंट लिखिए, एबीओ ब्लड ग्रुप, हेडिंग लिखिए एबीओ ब्लड ग्रुप लिखिए। ABO blood group is controlled by ABO blood group is controlled by I gene, capital I gene, नीचे ले रहे से लिखिए। The plasma membrane of RBC, the plasma membrane of RBC has sugar polymer, has sugar polymer, has sugar polymer that produced out from its surface and kinds of sugar polymer is controlled by I gene, capital I gene, नीचे ले लाइन से लिखिए बेटा। I gene has 3 alleles, that is IA, IB and IO। ये लिखा हुआ आपके सामने IA, IB and IO। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, IA and IB produce slightly different form of sugar, while IO does not produce any sugar polymer। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए नीचे नई लाइन से इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा usually two alleles of a gene control one phenotypic character but when more than two alleles of a gene control one phenotypic character, then it is called as multiple allelism। ओके बेटा, तो ये आपके लिए इसका स्टेटमेंट, मल्टीपल एलिमेंट्स का डेफिनेशन और एबीओ ब्लड ग्रुप का स्टेटमेंट। अब आप ये फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो। ये आपकी बुक में भी बना हुआ है, ध्यान रखिएगा बुक में यहाँ पे 7 हो जाते हैं क्योंकि इसी ए और बी को 2 टाइम्स रिपीट कर लेते हैं। एक बार ए और बी यहाँ रखा गया है, अब की बार वो क्या करेगा, बी यहाँ रखेगा, ए यहाँ कर देगा, तो उसको छोड़ दीजिएगा। आप इसी को फॉलो करिएगा, इस फ्लो चार्ट को प्रिपेयर करिएगा। नंबर ऑफ जीनोटाइप ऐसे भी सॉल्व कर लीजिएगा, फिनोटाइप 4 होंगे, जीनोटाइप 6 होंगे। क्लियर? चलिए हेडिंग लिखिए मेंडल सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हमने कंप्लीट किया लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट आपका है इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा बेटा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसे हम बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसे हम बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक, तो क्यों बोलते हैं सेग्रीगेशन को प्योरिटी ऑफ गैमेट्स? लिखिए जरा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
dash dash if the cross occur in between two pure breeding plant having one pair of contrasting character then these one pair of contrasting character remains together in long duration in the form of a hybrid full stop. But in these character neither contamination occur nor mixing or blending that is these character becomes separated or segregated during gamete formation it means gamete are always pure नीचे एक नोट लिखिएगा बेटा नोट this law is the only universal law that is without any exception अच्छा क्या कहा गया इस लॉ में, जरा ये समझिएगा। सेग्रीगेशन मीन्स होता है सेपरेशन मतलब होता है अलग अलग। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए XY और XX, ठीक, ये मान लीजिए ग्रैंडफादर और ये ग्रैंडमदर, ठीक, इन्होंने अपना Y क्रोमोसोम, इनका X क्रोमोसोम, मान लीजिए इन दोनों के बीच फ्यूजन हुआ, जो बनेगा वो लड़का बनेगा, ठीक, ये होते हैं। अब मान लीजिए फादर, ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, ये हो गया XY। अब इनके फिर मैरिज हुई X से, ये हो गई मदर, इन्होंने फिर अपना X दिया और इनका Y फिर से आया, ये बना XY, ये हो जाएगा ग्रैंडसन। मेरी बात ध्यान से समझिएगा बेटा, ये हो गया XY। अब इसकी भी जब मैरिज होगी, सपोज करिए यहाँ से फिर X आया और यहाँ से फिर Y आया। अब जरा पॉइंट पे फोकस करिएगा, जब ग्रैंडफादर इनकी एक परफेक्ट स्टेज में मैरिज हुई, मैरिज होने के बाद इनका Y क्रोमोसोम इस फॉर्म के थ्रू आया और इनके बुआ के X क्रोमोसोम के साथ फ्यूज हुआ। जब ये दोनों अलग अलग हुए, X और Y सेपरेट हुए, सेग्रीगेट हुए, फोकस करिएगा जरा इसमें, सेग्रीगेट होना, सेपरेट होना, जब दोनों अलग अलग हुए तो क्या इस Y में कोई चेंज आया? नहीं ना। Y किसको शो करता है? मेल को। X किसको शो करती है? फीमेल्स को। ठीक, Y कैरेक्टर की वजह से ही मेल का कैरेक्टर दिखाई देता है। आपने पढ़ा होगा सेक्स डिटरमिनेशन डिपेंड्स ओनली ऑन Y क्रोमोसोम, इफ Y प्रेजेंट देन मेल, इफ Y एब्सेंट देन फीमेल। तो यहाँ पे Y क्रोमोसोम जब ये दोनों अलग हुए तो क्या Y के कैरेक्टर में कोई चेंज आया? नहीं आया। Y किसको शो करने लगा यहाँ पे? मेल को, फादर। अब ये फादर की इनकी कुछ एक परफेक्ट स्टेज हुई होगी, काफी टाइम तक ये हाइब्रिड कंडीशन में, आपने हाइब्रिड पढ़ा है, जब दोनों सेम होते तो हाइब्रिड नहीं होता, होमोजाइगस होता है। यहाँ पे एक X है एक Y है तो हाइब्रिड कंडीशन में। अब यहाँ पे क्या हुआ, इनके परफेक्ट कुछ स्टेज तक दोनों साथ साथ थे। एक ऐसा टाइम आया जब इनकी मैरिज हुई तो फिर से इनका Y क्रोमोसोम, फिर यहाँ दोनों अलग अलग हो गए, फिर ये Y क्रोमोसोम, क्या
और कैरेक्टर शो करेगा? नहीं करेगा। फिर भी ये वाई क्रोमोसोम मेल को ही शो करा था, फिर से ये मेल बना। नेक्स्ट टाइम जब फिर ये वाई क्रोमोसोम आएगा आगे चलकर फिर ये मेल कैरेक्टर को ही शो करेगा। मतलब कितनी भी जनरेशन तक आप क्रोमोसोम को सेपरेट करा लीजिए, लेकिन गैमीट के कैरेक्टर में कोई चेंजेस नहीं आता। गैमीट्स आर ऑलवेज प्योर। ये बताया था मेंडल ने, मेंडल के सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम कितना भी इसको कई जनरेशन तक लेके चले जाएं, जब एक्स वाई सेपरेट होंगे लेकिन वाई के कैरेक्टर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ऐसा बेटा, दिस इज यूनिवर्सल लॉ जो चला आ रहा है कि ओवर जनरेशन टू जनरेशन से, चाहे वो प्लांट्स के केस में हो चाहे एनिमल के केस में, कि उनके उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम में कोई चेंजेस नहीं आते। ठीक, तो चलिए इसको मत नोट करिएगा, एग्जाम्पल तो मैंने केवल समझाने के लिए आपको बताया। आपसे केवल अगर पूछेगा तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पूछेगा। इसके एग्जाम्पल में हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे, मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस। बट अभी के लिए आप देखिए मेंडल थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल का थर्ड लॉ है बेटा ये। ठीक, इसमें आपको एग्जांपल हमको पढ़ना होता है डाइहाइब्रिड क्रॉस। बट पहले आप उसका कवर अप कर लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। कोशिश पूरी है कि कम से कम 1 या 1.5 घंटे का लेक्चर आपका हो। ठीक, जो क्लास 12 के स्टूडेंट स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा ऑनलाइन क्लासेस में ये सबसे बेस्ट मुझे लगता है मीडियम है जिससे मैं आप तक पहुँच सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ। तो थोड़ा सा कोऑपरेशन आपका चाहिए कि प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो रिप्लाई ज़रूर करिए। थंब इम्प्रेशन जैसे भी आपको समझ में आए तो रिप्लाई करिए, नहीं आता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, आई डोंट माइंड, बट रिप्लाई ज़रूर आना चाहिए बेटा। मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा, हाँ आप वीडियो देख रहे हो। ठीक, नहीं तो बेटा इतनी मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, कुछ तो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। चलिए लिखिए मेंडल थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट मतलब फ्री होता है, असॉर्टमेंट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ध्यान रखिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if the cross occur in between two individual having two or more pair of contrasting character, then inheritance of each character is totally independent to that character with which it was associated in parent. That is the inheritance oblique distribution or assortment of each character occurs independently. तो ये है बेटा मेंडल का थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही कवर करते हैं। मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया था, उसके एक्सेप्शनल केस लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस और लीथल जीन को एक्सप्लेन किया था। को डोमिनेंस में शायद वॉइस प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही थी, दैट्स व्हाई मैंने को डोमिनेंस फिर से आपको एक्सप्लेन किया। मेंडल सेकेंड लॉ को बताया, मेंडल थर्ड लॉ बताया। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा थोड़ा कोशिश है कि वो कवर अप करें, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन को कवर करें और जल्दी से चैप्टर फिनिश हो। तो कोशिश पूरी है बेटा,
बट थोड़ा सा सपोर्ट आपका चाहिए कि आप रिस्पॉन्स जरूर करिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड लिंकेज रिकॉम्बिनेशन। कोशिश पूरी है वो भी कवर हो जाए और जल्दी से जल्दी ये चैप्टर कवर हो जाए, ठीक। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।